इजराइल में रॉकेट हमले शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था और इजराइल का आयरन डोम उनको रोक रहा था। अब इन्हें रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। कितने रॉकेट मार गिराएगा, कब तक करता रहेगा। इसलिए रॉकेट वाले युद्ध ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रॉकेट शिकार करते हुए आयरन डोम मिल जाएगा। मार गिराएगा। सवाल है कि इजराइल ऐसा कब तक करता रहेगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ मोर्चे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 हैं। इसलिए रॉकेट वाले युद्ध ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका जवाब आपको चौंका देगा। 1, 2, 3, 4 गिनते रहिए। आपको 5, 10 नहीं, बल्कि पूरे 16 रॉकेट शिकार करते हुए आयरन डोम मिल जाएगा। जी हाँ, इस हमले में हिजबुल्लाह के 16 रॉकेट इजराइल ने मार गिराए। एक भी रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से नहीं बच पाया। लेकिन फिर वही सवाल, रॉकेट हमले कब तक रोकता रहेगा इजराइल? क्या ईरान ने इजराइल को चकरघिन्नी युद्ध में फंसा दिया है? क्या ईरान ने इजराइल की एयर डिफेंस बैटरी फेल करने की तैयारी कर ली है? क्या इजराइल के खिलाफ ये ईरान का शॉर्ट सर्किट प्लान है? מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחד מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. इजराइल का आसमान रोज ऐसी रोशनी से जगमग होता है। कभी उत्तर की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है, कभी गाजा की तरफ से बचा खुचा हमास का रॉकेट दस्ता एक्टिव होता है, और फिर इसके जवाब में इजराइल एक्टिव करता है आयरन डोम। और फिर इजराइल के आसमान पर नजर आता है ये नजारा। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस बहुत महंगा साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट कुछ $1000 का होता है, जबकि उसे रोकने वाली मिसाइल लाखों डॉलर की होती है। यानी 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए आयरन डोम से 2 मिसाइल फायर की जाती है। इनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। युद्ध लड़ने की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। ऐसे में क्या नेतन्याहू इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इजराइल और अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट इस वक्त बहुत परेशान हैं। इजराइल का वॉर रूम सवाल पूछ रहा है कि वो कब तक आयरन डोम की मिसाइल फायर करते रहेंगे। एक मामूली रॉकेट को रोकने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल फायर की जा रही है। ये कब तक चलेगा? ऐसे में इजराइल का आयरन डोम वाला गोदाम खाली हो जाएगा। हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल बहुत ज्यादा भरोसा करता है। गाजा की सुरंगों में छुपा याह्या सिनवार दहाड़े मारकर रोने लगा। अपने बॉस इस्माइल हानिया की खबर सुरंग में पहुंचते ही हमास का कमांडर याह्या सिनवार बहुत बेचैन हो गया। उसे पता चल गया कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हानिया की मौत से दूसरा झटका हिजबुल्लाह को लगा। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है।
हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हानिया का मातम मनाया जा रहा है। हानिया को हिजबुल्लाह बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। इन दो पावर सेंटर के बाद ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों को हुदैदाह बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। पोर्ट शोलो में जल चुका है। लेकिन अब ईरान में हानिया के मर्डर के बाद यमन में भी खतरे की नई घंटी बजने लगी है। सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा या फिर ईरान लेगा सबसे बड़ा बदला। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्वीट करके कहा है कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। हमला ईरान के अंदर हुआ है। ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आपको गरिमानी सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, एक विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए
उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है, और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय attack on a base used by the Popular Mobilization Forces, PMF, south of Baghdad. In a statement released after the explosions, the Popular Mobilization Forces made no accusations as to who was responsible. U.S. officials said on condition of anonymity that the U.S. had carried out an airstrike in Musayyib in Babel province, but gave no further details on the location of the attack. The strike targeted militants the U.S. believes were planning to launch drones, officials said, adding that these groups pose a threat to U.S. and coalition forces. Officials did not comment on whether there were casualties. One of the officials issued the following statement. This action underscores the U.S. commitment to the safety and security of our personnel. U.S. and Iraqi sources said multiple rockets were fired last week at the Ain al-Assad air base in Iraq, where U.S.-led forces are based, but no damage or casualties were reported. U.S. officials said none of the rockets hit the base. Yesterday's action was the first known U.S. strike on Iraq since the U.S. military carried out airstrikes in February on more than 85 targets in Iraq and Syria linked to the Iranian Revolutionary Guards and Iranian-backed militias. The 150,000-strong Popular Mobilization Forces, a paramilitary group sanctioned by the Iraqi state, is led by heavily armed and combat-experienced groups loyal to Iran and with close ties to the Revolutionary Guards. Iraq, a rare ally of both the United States and Iran, home to 2,500 U.S. troops and Iranian-backed militias linked to the security forces, has seen increasing retaliatory attacks since the outbreak of the Israel-Hamas war in October. Iraqi sources said Iraq wants troops from the U.S.-led military coalition to begin withdrawing in September, and the coalition's work to formally end by September 2025. While some U.S. forces will remain in the country in an advisory capacity under new negotiations. The issue is highly politicized. Iraqi political groups, mostly pro-Iranian, are trying to show that they have kicked out the country's former occupier, while U.S. officials want to avoid handing Iran and its allies a victory. U.S.-led forces invaded Iraq in 2003, overthrew ousted leader Saddam Hussein, and withdrew in 2011. Only to return in 2014 at the head of a coalition to fight ISIS. Meanwhile, Iranian-backed armed groups in Iraq are assessing the fate of a ceasefire with the U.S.-led coalition after at least 4 coalition members were killed in a U.S. strike targeting a Popular Mobilization Forces base in Babel province, south of Baghdad. The PMF, a generic term for groups of armed fighters that are officially part of the Iraqi security forces, confirmed that members of the 47th Brigade were killed in an attack with missiles fired from drones. The brigade is affiliated with Kataib Hezbollah, one of the most virulently anti-U.S. factions within the Hashd al-Shabi. Haider al-Lami, a member of the political council of the al-Nujaba movement in Iraq, said, Iraqi factions will respond to Israeli and American crimes and support the axis of resistance in every step they take. All Israeli positions will be targeted by the Iraqi factions and will be in their firing range. Another Iranian-backed organization, Kataib Hezbollah, said in a statement that it would decide on an appropriate response after talks with Islamic resistance groups in Iraq. Al-Lami said that any decision taken by this group also applies to al-Nujaba, including the ceasefire reached with U.S. forces in Iraq and Syria. Al-Nujaba leader Akram al-Qabi said, The Zionists and the Americans have opened the gates of hell for themselves. They will not succeed in their cowardly actions. The al-Nujaba movement is a member of the Islamic resistance in Iraq, a coalition of Iranian-backed groups that has claimed responsibility for numerous attacks on U.S. forces stationed in Iraq and Syria since Israel's war on Gaza began on October 7th.
Earlier this year, the warring parties agreed to an informal ceasefire that has generally held despite occasional attacks on U.S. troops. The lull was intended to prevent escalation after the killing of 3 U.S. soldiers on the Iraq-Jordan border and to open space for negotiations on the withdrawal of U.S. troops from Iraq. But Iraqi armed groups warned that the calm could end after Tuesday night's attacks. A senior Iraqi army official was more cautious about the possibility of an end to the ceasefire, predicting that अमेरिका साथ रहेगा। I'm very concerned about it. I had a very direct meeting with Prime Minister today, and very direct. We have the basis for a ceasefire. He should move on it, and they should move on it now. इस बीच इजराइल में एक सर्वे हुआ जिसमें 61% इजरायलियों ने माना कि कोई इजराइल पर हमला करे उससे पहले इजराइल को ही दुश्मनों पर हमला कर देना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच जंग के बादलों ने वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बजा दिया है। इजराइल ने हमास चीफ हानिया को ईरान में घुसकर मारा, जिससे ईरान तिलमिलाया हुआ है। अब इजराइल से बदला लेने के लिए उसने एक नया चक्रव्यूह रचा है। इस बार उसका प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए उसने 5 फेज तैयार किए हैं। बदले की आग में जल रहा है ईरान। विध्वंसक प्रतिशोध का प्लान तैयार। आसमान और जमीन से होगा प्रहार। इजराइल भी आर पार को तैयार। जंगल और मलबों में फंसे बच्चों और परिवारों को सफलतापूर्वक निकाला। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों की आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। चमत्कार से कम इसे नहीं माना जा रहा। जो लगातार कोशिशें यहां पर की जा रही हैं सेना की ओर से, वन विभाग की ओर से, उसी का नतीजा है कि ये बच्चे इतनी बड़ी त्रासदी के बीच में जिंदा बचा लिए गए हैं। जंगलों में फंसे थे ये मासूम, जिनको बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए, कलपेट्टा रेंज अधिकारी जो है उनके नेतृत्व में टीम जो है पूरा का पूरा वीरता पूर्वक ये ऑपरेशन चला रही है। ये थोड़ी राहत देने वाली तस्वीरें आप समझिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं वहां पर। जंगलों के बीच में जो छोटे छोटे मासूम फंसे हुए थे उनको किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को निकलते हुए यहाँ पर वन विभाग के जो तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं वो बाहर किस तरह से पुल का निर्माण किया जाता है वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। जीवित कुछ लोग चमत्कार के तौर पर, कुछ जीवित लोग जो हैं वो अंदर से जब बाहर निकाले जा रहे हैं लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में, वो लोगों को थोड़ी और उम्मीद दे रहा है कि आगे आने वाले वक्त में लोगों को बचाया जा सकेगा। मासूम